दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है वीक हीरो। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिसके बारे में ये स्टोरी है वो कमजोर भी है और हीरो भी। अब ये मजेदार कहानी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताकर जल्दी से सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज में आप देखेंगे कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन जितना वो शांत है उतना ही वो खतरनाक भी। कब किसको किस चीज से नुकसान पहुंचा दे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन वो यारों का यार है। तो क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक क्लास में मॉक टेस्ट का रिजल्ट बताया जा रहा था। सब लड़कों के चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि किसी का भी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। तभी रॉकी नाम का एक लड़का जो कि ऊपर से बहुत ही शांत था लेकिन अंदर से गुस्से में था, उठकर खड़ा होता है और एक बुक उठाकर एक लड़के के मुंह पर दे मारता है। अब ऐसा यहाँ क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अब कहानी आती है 13 दिन पीछे। ये है रॉकी जो कि क्लास का सबसे होशियार लड़का है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता है क्योंकि ये सुबह शाम दोपहर रात उठते जागते बस पढ़ता ही रहता है। फिर एक दिन टीचर रॉकी के साथ एक और लड़के को खड़ा करती है और कहती है कि तुम दोनों ने मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। फिर रॉकी को फर्स्ट प्राइज मिलता है लेकिन कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता। सेकंड प्राइज मिलता है योंगबिन को और पूरी क्लास उसको अप्रिशिएट करती है क्योंकि ये क्लास का दादा है। फिर मैडम कहती है कि मॉक टेस्ट में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, जमकर पढ़ाई करो। रॉकी क्लास में फर्स्ट आया था, ये बात योंगबिन को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो उससे चिढ़ता था। फिर रिसेस के समय योंगबिन और उसके साथी एक नए स्टूडेंट को परेशान करने लगते हैं और फिर उसको अपने ही रुपयों की कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेज देते हैं। फिर योंगबिन अपने एक साथी बिल्लू से उसकी चप्पल मांगता है और फिर जोर से उसको रॉकी की पीठ पर दे मारता है। फिर रॉकी स्टाइल से अपने ईयरफोन निकालता है और देखता है कि ये हरकत किसने की है। फिर योंगबिन कहता है सॉरी, गलती से लग गई। रॉकी कहता है दोबारा मत करना। अब रॉकी के मुंह से ये जवाब सुनकर योंगबिन को बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछता है वरना क्या करेगा बे। रॉकी कहता है इस तरह की गलती दोबारा ना हो, ध्यान रखना। फिर योंगबिन उसको कहता है कि इस क्लास का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो हूँ मैं। फिर वो रॉकी को गाली देने लगता है। अब इससे पहले कि इन दोनों का झगड़ा और बढ़ता, क्लास में दूसरे स्कूल के लड़के आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ जिमी कौन है। फिर क्लास के सभी लड़के इशारा करके बताते हैं वो सो रहा। फिर एक लड़का जिमी को उठाता है और कहता है तेरी धुलाई करने के लिए कुछ लड़के आए हैं। फिर जिमी उठता है और पूछता है कौन हो बे तुम लोग। फिर उनमें से एक लड़का कहता है तू कल मेरी गर्लफ्रेंड को होटल में खाना खिलाने ले गया था, इसलिए हम तेरी धुलाई करने आए हैं ताकि आइंदा तू उससे दूर रहे। फिर जिमी कहता है भाई वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी थी। शायद इन लड़कों को जिमी के बारे में पता नहीं था कि वो कई बार मार्शल आर्ट का कंपटीशन जीत चुका है। अब जिमी उनको बुरी तरह तो नहीं मारता लेकिन इस तरह जरूर मारता है कि उन सबको बेइज्जती फील हो। फिर वो उन सबके उस्ताद को पीट देता है और बाकियों को कहता है जाओ और ले जाओ इसे, वरना तुम भी खामखा पीट जाओगे। उस समय पूरी क्लास तमाशा देख रही थी लेकिन वो सनकी रॉकी अपनी सीट से हिला तक नहीं। फिर वो जिमी को इशारा करके बताता है मेरा सामान उठा कर दे। जिमी एकदम कूल बंदा है, इसलिए वो बिना किसी शिकायत के उसका सामान उठा देता है क्योंकि उसी की वजह से तो ये सामान गिरा था। फिर शाम को जब रॉकी अपने घर जाता है तो उसके पिता कहते हैं मुझे ट्रेनिंग कैंप के लिए बाहर जाना पड़ेगा, 2 हफ्तों बाद लौटूंगा, अपना ख्याल रखना। फिर वो अपने पापा को अपनी मार्क्स शीट दिखाता है जिस पर लिखा था कि ये फर्स्ट आया है। फिर वो अपने बेटे को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब रॉकी यूट्यूब पर स्टडी वीडियो देख रहा था तो उसके पास उसके पापा आते हैं और पूछते हैं क्या तुम अभी भी इससे बात करते हो। रॉकी कहता है नहीं, बस इनका लेक्चर देखता हूँ। दरअसल ये रॉकी की मदर है जो अब रॉकी और उसके पापा के साथ नहीं रहती। फिर उसके पापा अपना सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉकी फिर से वीडियो प्ले करता है जिसमें उसकी मॉम अपने स्टूडेंट्स को बताती है कि मेरा बेटा पूरे स्कूल में फर्स्ट आता है, वो कभी भी ट्यूशन नहीं जाता, घर पर ही दिल लगाकर पढ़ाई करता है। अगले दिन सुबह रॉकी हर रोज की तरह जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। उस समय जिमी क्लास में ही सो रहा था। अब क्यों सो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी एक लड़का रॉकी का ट्रैक सूट डस्टबिन में फेंक देता है क्योंकि आज उसकी स्पोर्ट्स क्लास थी। फिर क्लास के सभी लड़के अपनी स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर ग्राउंड जाने के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन रॉकी को अपनी ड्रेस नहीं मिल रही थी। फिर उसका शक योंगबिन और उसके दोस्तों पर जाता है लेकिन उनमें से गुल्लू बदमाश कहता है अगर इस तरह घूरेगा तो ऐसे दबाकर तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा। फिर वो सब उसको बुली करते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं।
ग्राउंड में रॉकी की परफॉर्मेंस सबसे कम थी। 400 मीटर की दौड़ में वो सबसे पीछे रह जाता है, लेकिन सबसे आगे आता है जिमी, जो कि उन सबसे फुर्तीला था। सेकंड नंबर पर आता है योंगबिन और सबसे लास्ट में रॉकी। फिर सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। योंगबिन के ग्रुप का एक लड़का बिल्लू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो कैसे ज़ॉम्बी की तरह भाग रहा है, अगर अकेला रेस लगाएगा तो भी हार जाएगा। ये बात जिमी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपना जूता उतारकर बिल्लू के ऊपर दे मारता है और कहता है वापस दे। क्लास में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि जिमी के साथ पंगा मोल ले, इसलिए बिल्लू उसको जूता वापस लौटा देता है। फिर वो पूछता है, क्या नाम है तेरा? बिल्लू कहता है, कल्लू कल्लम कालिया, लोग प्यार से मुझे बिल्लू कहते हैं। फिर कैंटीन में जाने के बाद बिल्लू फिर से रॉकी की नकल उतारता है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर रॉकी आ जाता है और कहता है कि अब बहुत हो गया। ये बात सुनकर योंगबिन और उसके दोस्त रॉकी को घेर लेते हैं। फिर गुल्लू बदमाश उसका गला पकड़ लेता है और योंगबिन कहता है कि आगे से ये अकड़ किसी और को दिखाना, अब सॉरी बोलकर निकल यहाँ से। लेकिन रॉकी सॉरी नहीं बोलता। फिर वहां पर एक टीचर आ जाते हैं, इसलिए उन्हें रॉकी को छोड़ना पड़ता है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद रॉकी घर जाता है और खाना खाकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। तभी रात को उसके घर की बेल बजती है। वो सोचता है कि इतनी रात को मेरे घर पर कौन आ सकता है, मेरा ना तो कोई दोस्त है और ना ही रिश्तेदार। फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहां पर डिलीवरी बॉय आया था और वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला जिमी था। फिर रॉकी कहता है कि ये पार्सल मेरा नहीं है, मेरा अपार्टमेंट नंबर 101 है और ये पार्सल 102 वालों का है। फिर जिमी कहता है, चल एक गिलास पानी तो पिला दे। रॉकी कहता है, क्यों पिलाऊं? जिमी कहता है, साले मैं तेरी क्लास में पढ़ता हूँ और ऊपर से पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। पानी मांगा है, कोई जायदाद नहीं मांग ली। बड़ा ढीठ आदमी है, अभी भी पानी नहीं पिला रहा। फिर काफी सोच विचार करने के बाद रॉकी जिमी के लिए पानी लेकर आता है और वो पूरी की पूरी बोतल पी जाता है। फिर पानी पीने के बाद जिमी वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम है टोनी। फिर क्लास में जाने के बाद वो सभी को अपना परिचय देता है। फिर टीचर कहता है, कोई भी इसको तंग मत करना। तभी जब रिसेस हो जाती है तो योंगबिन और उसकी टीम टोनी को आकर तंग करने लगते हैं। वो पूछते हैं, तुम पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? टोनी बताता है, डीपीएस में। फिर योंगबिन कहता है, वहां पर एक लड़का पढ़ता था, जी वॉन, क्या तुम उसको जानते थे? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। टोनी कहता है, मैं नहीं जानता, उसके बारे में सुना तो है लेकिन कभी मिला नहीं। इतने में वहां पर रॉकी भी आ जाता है और योंगबिन को कहता है, चल मेरी सीट से हट। योंगबिन कहता है, नहीं हटूंगा। फिर रॉकी अपने डेस्क पर पड़ा हुआ पेन उठाता है और उसको देखकर योंगबिन और उसके साथी रॉकी को घेर लेते हैं और कहते हैं, अब तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। फिर रॉकी अपने पेन का बटन दबाता है और उनको मारने की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन तभी पीछे से जिमी की आवाज आती है कि कौन बहन का भाई मेरी नींद हराम कर रहा है, जिसको भी मार नहीं खानी वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अब जिमी से सभी डरते थे, इसलिए वो सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात को योंगबिन और उसके साथी एक बार में जाते हैं और वहां जाकर खूब दारू पीते हैं, लेकिन योंगबिन शराब को हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि कल उसका मॉक टेस्ट होने वाला था। फिर बिल्लू कहता है, भाई स्कूल में रॉकी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, पेन तो ऐसे लेकर खड़ा था जैसे कोई तलवार पकड़ रखी हो। फिर योंगबिन कहता है, उसको मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, उसको ऐसा सबक सिखाना होगा जिसको वो जिंदगी भर याद रखे। फिर बिल्लू कहता है, अगर किसी तरह वो एग्जाम में फेल हो जाए तो वो किताबी कीड़ा अंदर से टूट जाएगा। तभी वहां पर सिम्बा आता है जो कि योंगबिन का कजन है। वो उन सब के लिए एक नई तरह की ड्रग लेकर आया था। फिर पैसे लेने के बाद जब वो बाहर जाता है तो योंगबिन भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो सिम्बा से पूछता है, जो तुम ये नया माल लेकर आए हो, अगर इसको गर्दन पर लगाया जाए तो क्या होगा? सिम्बा कहता है, वहां लगाने से इसका नशा थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी सर घूमेगा और चक्कर भी आएंगे, शरीर सुन्न पड़ने लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा और शायद उल्टी भी आ जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। योंगबिन कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी कुछ देर बाद रॉकी जब अपने घर जा रहा था तो दो बदमाश उसको कोई और ही समझकर माल देने लगते हैं। रॉकी कहता है, हट जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन जब वो नहीं हटते तो रॉकी अपना पेन निकाल लेता है। तभी वहां पर सिम्बा आता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसको जाने दो। फिर उसके जाने के बाद वो अपने आदमियों को कहता है, देखकर पंगे लिया करो, अभी ये तुम्हारे गले में पेन घुसा देता। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन से इस सीरीज की शुरुआत हुई थी, यानी कि मॉक टेस्ट का दिन। फिर योंगबिन क्लास में आता है और टोनी को कहता है, बाहर तुम्हें टीचर बुला रही है।
उस समय सभी बच्चे अपने अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। फिर टोनी को बाहर ले जाने के बाद योंगबिन उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और कहता है कि मेरे दोस्त जीवो ने तेरे बारे में बताया मुझे कि कैसे दूसरे स्कूल में तुझे लड़के पीटा करते थे, लेकिन तू फिक्र मत कर, तू मेरा दोस्त है और मेरे होते हुए तुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। फिर वो टोनी को एक छोटा सा कागज देता है और कहता है कि तुझे ये कागज रॉकी के गले पर लगाना होगा। फिर टेस्ट देते समय योंगबिन टोनी को इशारा करता है कि जल्दी करो। फिर टोनी रॉकी की गर्दन पर जोर से थप्पड़ मारता है और वो कागज उसकी गर्दन पर चिपका देता है। फिर जब रॉकी उसकी तरफ देखता है तो टोनी कहता है तुम्हारी गर्दन पर एक मच्छर बैठा था, मैंने उसे मार दिया। तभी टीचर की आवाज आती है तुम दोनों बातें मत करो, अपना पेपर पूरा करो। तभी गले पर लगी डोज अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। फिर जब रॉकी को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है तो उसे पेपर भी धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर उसको पसीना आने लगता है और साथ में नींद भी आने लगती है। तभी अचानक से रॉकी उठता है और क्लासरूम से बाहर चला जाता है। रॉकी के बाहर जाने पर योंगबिन बहुत खुश हो जाता है। तभी रॉकी लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम में जाता है और अपना मुंह धोने लगता है ताकि उसे नींद ना आ पाए। फिर क्लास में जाने के बाद वो बिल्कुल सुन्न होकर बैठ जाता है और अपना बाकी का पेपर खाली छोड़ देता है। फिर उसे गर्दन पर कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उसके गले पर नशे वाला कागज चिपका है। फिर वो खुद को नशे से बाहर निकालने के लिए अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। सब लोग देखते हैं कि इसको क्या हो गया। टीचर भी उसको ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और लगातार 15-20 थप्पड़ अपने गाल पर लगा देता है। टाइम पूरा होने के बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो रॉकी देखता है कि वो टेस्ट में फेल हो गया। फिर उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जोर से अपना पेन टेबल पर मारता है। उसकी आवाज से पूरी क्लास उसकी ही तरफ देखने लगती है। फिर पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। फिर वो गुस्से में टोनी की तरफ देखता है क्योंकि उसी ने ये काम किया था। फिर टोनी डर जाता है और बता देता है कि मुझे ऐसा करने के लिए योंगबिन ने कहा था। फिर रॉकी एकदम शांति से योंगबिन के पास जाता है और एक स्टूडेंट की बुक उठाकर पूरे फोर्स के साथ योंगबिन के मुंह पर दे मारता है। फिर वो गुल्लू बदमाश के हाथ में जोर से पेन भी दे मारता है ताकि वो बीच में ना आ पाए। फिर वो पीछे लगे कर्टन को योंगबिन के चेहरे पर लपेटकर बुक से मार मार कर उसकी नाक तोड़ देता है। ये सब कुछ देखकर पूरी क्लास की फट जाती है। इतना मार खाने के बाद योंगबिन अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर रॉकी कहता है मैंने प्यार से समझाया था मुझसे दूर रहना, लेकिन तू नहीं माना। फिर वो जैसे ही अपने पांव से योंगबिन का काम तमाम करने लगता है तो जिम आकर उसको धक्का मार देता है और कहता है अब तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जान से मारेगा क्या इसको, और तेरी वजह से मेरी नींद भी खराब हो गई। ये बात सुनकर रॉकी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सनकी जिम पर भी टूट पड़ता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं रॉकी जिम के ऊपर ही टूट पड़ता है। जिम फिर भी उसे कहता है कि ऐसा मत कर वरना मैं तुझे पीट दूंगा, लेकिन रॉकी तो ये दिखाना चाहता था कि इस क्लास का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो हूँ मैं। फिर वो जैसे ही एक और कुर्सी उठाने लगता है वहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जिम कहता है मैडम मेरे दोस्त आपस में लड़ रहे थे, मैं तो बस उनकी लड़ाई छुड़वा रहा था। फिर वो रॉकी को भी सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं बोलता। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल में जाती है ताकि रॉकी योंगबिन की मॉम से माफी मांग सके, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी मॉम को साथ क्यों नहीं लाए। फिर रॉकी कहता है मेरी मॉम नहीं है। फिर योंगबिन की मॉम कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी, लेकिन तभी रॉकी अपनी पॉकेट से नशे वाला कागज निकाल कर दिखाता है और उनको सारी बात बताता है कि किस तरह योंगबिन ने एक टोनी नाम के लड़के को कहकर मेरी गर्दन पर इसे चिपकवा दिया और नशा हो जाने के कारण मैं टेस्ट में फेल हो गया। फिर वो योंगबिन का बैग वहीं पर पलट देता है जिसमें से नशे का सामान भी निकलता है। फिर टीचर योंगबिन की माँ से पूछती है अब आप बताइए कि पहले किसको जेल होगी, आप एक काम करिए योंगबिन का स्कूल चेंज कर दीजिए। फिर रात को जब रॉकी घर जाता है तो उसके पापा पूछते हैं बेटा ये तेरे हाथ को क्या हुआ। रॉकी कहता है मैं गिर गया था। फिर उसके पापा पूछते हैं बेटा क्या स्कूल में तुम्हारी किसी से लड़ाई वगैरह हुई है। रॉकी कहता है मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो योंगबिन के दोनों दोस्त बिल्लू और गुल्लू बदमाश रॉकी को कहते हैं कि कल तो तू हमारे साथ खेल खेल गया, आज तू छुट्टी के बाद बाहर मिलना, तुझे बताएंगे कि बदमाशी किसे कहते हैं। रॉकी कहता है छुट्टी के बाद क्यों, अभी चलो। फिर वो उन दोनों को क्लास से बाहर ले जाता है। पूरी क्लास उनके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि दो स्टूडेंट्स की लड़ाई देखने का मजा ही अलग है। फिर रॉकी उन दोनों को वॉशरूम में लेकर जाता है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो कहता है तुम लोग अपनी गलती से सीखते नहीं।
फिर रॉकी अपनी पॉकेट से पेन निकालता है जो कि उसका हथियार है। पेन देखकर उन दोनों की ही फट जाती है और वो दोनों डर के मारे पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर रॉकी उनको मारता नहीं बल्कि कहता है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म करते हैं। फिर वो एकदम शांति से वहां से चला जाता है। फिर रॉकी के क्लासमेट उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ था, प्लीज हमें भी बताओ। लेकिन रॉकी कहता है क्यों बताऊं, तुम लोग क्या मेरे दोस्त हो। फिर वो चुपचाप अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वहां जिम आता है और पूछता है सब लोग कहाँ गए, लेकिन रॉकी उसको कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ सिम्बा योंगबिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, लफड़ा नहीं चाहिए। सिम्बा उसके लिए किन्नू लेकर आया था। फिर योंगबिन कहता है तू उसको मजा चखा, बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा। सिम्बा कहता है पैसे नहीं चाहिए, बस बोल कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर योंगबिन कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी रात को जब रॉकी बस से अपने घर जा रहा था तो बाहर से उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि बाहर जिम ही उसको देखकर हॉर्न बजा रहा था। फिर रॉकी कहता है कि कल के लिए सॉरी। जिम कहता है तेरी सॉरी तभी लूंगा जब तू मुझे ट्रीट देगा। चलो अभी मैं डिलीवरी के लिए लेट हो रहा हूँ, कल मिलते हैं। फिर वो अलग अलग घरों में जाकर खाने का सामान डिलीवर करता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो दोस्त, एक रात भर पढ़ाई करता है तो दूसरा जिंदा रहने के लिए डिलीवरी। फिर रात भर डिलीवरी करने के बाद वो सीधा स्कूल जाता है और वहाँ जाकर नहा धोकर क्लास में जाकर सो जाता है। रॉकी भी स्कूल में सबसे पहले आता था ताकि उसे कुछ देर और पढ़ने का मौका मिल जाए। फिर लंच ब्रेक में रॉकी जिम के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ट्रीट चाहिए थी ना, चलो। लेकिन जिम कहता है कि ऐसे उदास चेहरे के साथ ट्रीट देगा नहीं चाहिए। फिर वो दोनों लंच करने के लिए कैंटीन में पहुंच जाते हैं। फिर जिम कहता है कि मुझे लगा था कि ट्रीट देने के लिए तू कोई ढंग की जगह पर लेकर जाएगा, स्कूल वाला खाना तो मैं हर रोज ही खाता हूँ। फिर रॉकी पूछता है तू स्कूल में सोता क्यों है। जिम कहता है रात भर डिलीवरी करके मैं सीधा यहीं पर आ जाता हूँ क्योंकि अगर घर जाकर सोया तो यहाँ आने में लेट हो जाऊंगा। मेरी दादी कहती है कि स्कूल से एक भी छुट्टी नहीं चाहिए। फिर जिम पूछता है कि तू हमेशा ईयरफोन लगाकर क्यों घूमता है। रॉकी कहता है ये मेरा स्टाइल है ताकि कोई भी मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। फिर जिम कहता है साले तू बहुत अजीब है। उस समय स्कूल के बाहर सिम्बा अपने दोस्तों के साथ योंगबिन के पास आता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं। फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि ये मेरा कजिन है। फिर वो रॉकी का स्कूल से बाहर आने का वेट करते हैं। फिर जब छुट्टी होती है तो रॉकी के पीछे पीछे टोनी भी बाहर आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन सी क्लासेस में जाते हो। मैं भी क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा था। फिर रॉकी कहता है कि मुझसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे माफी मांगने की। फिर जब वो अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे योंगबिन, सिम्बा और उसके दोस्त मिलते हैं। फिर वो रॉकी का रास्ता रोक लेते हैं। सिम्बा कहता है तुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, बस तुझे पीटने के लिए पैसे मिले हैं। फिर वो रॉकी को एक थप्पड़ मारता है। रॉकी को थप्पड़ पड़ते ही उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उनकी लड़ाई देखने के लिए रुक जाते हैं। फिर वो लोग रॉकी को घेर कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी टोनी भागकर जिम के पास जाता है और कहता है उठो दोस्त, योंगबिन रॉकी को अपने साथ ले गया, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें तो मार्शल आर्ट भी आता है ना। लेकिन जिम कहता है कि मुझे काम पर जाना है। फिर टोनी कहता है कि तुम उसकी जान बचाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसों का नाम सुनकर जिम रुक जाता है और टोनी को कहता है थैंक यू सो मच बॉस, चलिए। फिर जिम टोनी को अपनी बाइक के पीछे बिठाकर उस पूरे मोहल्ले को छान मारता है, लेकिन रॉकी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। उस समय सिम्बा रॉकी को एक खाली सी जगह पर ले जाता है और अपने दोस्तों को कहता है कि नजर रखना, यहाँ कोई आए नहीं। तभी रॉकी दिमाग में ग्राफ बनाने लगता है कि किसको पहले और किसको बाद में मारना है। फिर वो अपना पेन निकाल के सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बंदे को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर रॉकी पास में पड़ा हुआ गमला उठाकर उसके थोबड़े पर दे मारता है और बाकियों की भी आंखों में मिट्टी डाल देता है। फिर वो उन सभी को धोने लगता है और सबको पीटकर जब वो वहां से जाने लगता है तो सिम्बा उसे पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि मैं तो तुझे हल्के में ले रहा था। फिर वो रॉकी को उठाकर पटक देता है और फिर वो सब लोग उसको लातों से पीटने लगते हैं। अकेला होने के कारण वो लोग रॉकी पर हावी हो जाते हैं। योंगबिन कहता है कि मैं इसके हाथ ही तोड़ दूंगा ताकि ये स्कूल में पढ़ाई ना कर पाए। तूने मुझसे पंगा लिया है, अब तू सारी जिंदगी पछताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जिम दादा की। वो भागकर आता है और 2-3 को तो पीट देता है। फिर वो रॉकी को कहता है चल खड़ा हो जा, अब तू अकेला नहीं है। फिर वो सबको कहता है कि मार नहीं खाना चाहते तो हमसे दूर रहना। लेकिन तभी सिम्बा आता है और जिम को मारने की कोशिश करता है। वो दोनों ही मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे, इसलिए उन दोनों की फाइट कई देर तक चलती है। फिर योंगबिन अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि इसको जाने मत देना। फिर वो सब लोग रॉकी को नीचे गिराकर उस पर अपनी लातें बरसाने लगते हैं। फिर जिम सिम्बा की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है हार मान ले वरना गर्दन तोड़ दूंगा। तभी उसकी नजर योंगबिन
पर जाती है, जो एक कांच की बोतल लेकर रॉकी को मारने जा रहा था, लेकिन वो उसको बचाने के लिए नहीं जा पाता क्योंकि सिम्बा उसे जाने ही नहीं देता। तभी वहाँ पर उनका तीसरा दोस्त टोनी आ जाता है और वो योंगबिन को धक्का मारकर गिरा देता है। फिर जिम कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सब लोग मिलकर एक अकेले को पीट रहे हो, दम है तो एक एक करके आओ। फिर सिम्बा वहाँ आता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी फ्रेंड चिनचिनचू कहती है कि हमारे बॉस गिल्सू का फोन आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर रॉकी कहता है, योंगबिन जो हुआ उसे भूल जाओ और झगड़े को यहीं पर खत्म कर दो। फिर वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिम कहता है, चल टोनी पहले कुछ खा कर आते हैं, और वैसे भी तुझसे पैसे जो लेने हैं। फिर वो रॉकी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और कहता है, जान बचाने वाले को थैंक यू भी कहते हैं, चल आजा, अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। फिर वो उन दोनों को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था और वहाँ जाकर लेट आने के लिए आंटी से माफी मांगता है। फिर वो अपने दोस्तों से वहाँ का काम करवाता है। जिम बहुत ही चालाक था, दोनों दोस्तों को खाना खिलाने का लालच देकर अपने साथ काम करवाने के लिए ले आया। फिर फर्श साफ करने के बाद वो लोग बर्तन मांजने लगते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स फ्रिज में रखने लगते हैं। रॉकी कहता है, तुम इतना सारा काम अकेले करते हो, थकते नहीं? जिम कहता है, नहीं, मैं तो वीकेंड पर भी काम करता हूँ। फिर वो कस्टमर की टेबल को भी साफ करने लगता है। उसको देखकर रॉकी को उस पर तरस आने लगता है। फिर खाना खाते वक्त टोनी रॉकी से फिर से एक बार माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जिम कहता है, छोड़ो पुरानी बातों को, चलो मैं तुम्हें इंडियन स्टाइल में खाना सिखाता हूँ। सारा सामान पत्ते पर इस तरह रखो और डाल लो मुंह में। तभी रॉकी के फोन में उसके पापा का मैसेज आता है, तुम कहाँ हो बेटा, आज तुम क्लास के लिए भी नहीं गए। फिर रात को जब टोनी अपने बेड पर लेटा हुआ था तो वो रॉकी और जिम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और जिम को मैसेज करके कहता है, आज का खाना बहुत टेस्टी था, हम फिर से वहाँ चलेंगे। फिर जैसे ही रात होती है, जिम अपनी डिलीवरी के लिए जाने लगता है और रॉकी पढ़ते पढ़ते सो जाता है। ये है गिल्सू, जो कि एक गैंगस्टर है। ये सिम्बा का बॉस है और उससे पूछता है कि मुझे उस हरामी लड़के का नाम बता जिसने तुझे पीटा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं सिम्बा का बॉस गिल्सू उससे पूछता है कि बता, तू किससे मार खाकर आया है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाना। फिर क्यों गया वहां पर? फिर चिनचिनचू बताती है कि सिम्बा के कजन को जिसने मारा था, हम उसे ही पीटने गए थे और खुद ही मार खाकर आ गए। फिर गिल्सू कहता है, चलो मेरे नुकसान की भरपाई करो, और फिर वो सिम्बा को खूब पीटता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। दूसरी तरफ रॉकी, टोनी और जिम गेमिंग प्लाजा में गेम खेल रहे थे। फिर रॉकी पूछता है, सारा दिन खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब? जिम कहता है, सारा दिन पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। फिर वो रॉकी को हाथ पकड़कर उठाता है और गेम खेलने के लिए कहता है। फिर रॉकी अपने दिमाग में एक ग्राफ बनाता है और एक ही शॉट में गेम जीत जाता है। फिर जब वो अपनी क्लास के लिए जाने लगता है तो जिम कहता है कि हम एक एक गेम और खेलेंगे, अब की बार जो हारेगा वो सबको पिज्जा खिलाएगा। फिर गेम हारने के बाद जब जिम बाहर आता है तो कहता है कि मैं जानबूझकर हारा हूँ, चलो बियर पीने चलते हैं। फिर टोनी कहता है, चलो बियर के पैसे मैं दूंगा। रॉकी कहता है, तुम दोनों की वजह से आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। फिर टोनी और जिम दोनों ही बियर पीने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सिम्बा हॉस्पिटल में बैठा था, तभी उसके पास योंगबिन आता है और पूछता है कि तेरे हाथ को क्या हुआ। तभी आगे की सीट पर बैठा गिल्सू कहता है, तुझे पता नहीं है क्या मुन्ने, ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी बाहर बारिश होने लगती है, इसलिए रॉकी सुपरमार्केट में से छाता लेने जाता है। उस समय वहाँ पर चिनचिनचू भी मौजूद थी, जो लिपस्टिक की चोरी कर रही थी। रॉकी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन फिर भी वो बिना कोई रिएक्ट किए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ काम करने वाली एक लेडी आ जाती है और चिनचिनचू डर के मारे रॉकी के पास जाकर चिपक कर खड़ी हो जाती है। उस समय रॉकी छाते की पेमेंट कर रहा था। फिर चिनचिनचू कहती है कि जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। उसे डर था कि कहीं चोरी करने के कारण उसे कोई रोक ना ले। फिर बाहर जाकर वो देखती है कि बाहर तेज बारिश हो रही है, इसलिए वो रॉकी को कहती है कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास छाता है और मेरे पास नहीं है। फिर वो जबरदस्ती रॉकी को डिनर करवाने के लिए ले जाती है। वहाँ जाकर वो रॉकी से उसका नंबर मांगती है। फिर नाम पूछने पर जब वो नहीं बताता तो वो उसका नाम अकड़ू के नाम से सेव कर लेती है। फिर खाना खाने के बाद वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और रॉकी बस उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ गिल्सू एक लड़के को धमका रहा था। फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर तूने मेरे पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो मैं तेरे माँ बाप को तेरी आंखों के सामने ही मार डालूंगा। फिर वो उस लड़के से उसकी मोम की गाड़ी भी छीन लेता है और सिम्बा को कहता है कि जाने से पहले इसकी अच्छे से धुलाई करना, और अगर मूड हो तो जान से भी मार सकते हो।
मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन स्कूल में योंगबिन रॉकी के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रॉकी कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर योंगबिन कहता है प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। फिर दूसरे रूम में ले जाकर योंगबिन उसको कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, बस एक बार मेरे वकील को कह दो कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे, मेरी एक गलती की वजह से मेरी पूरी फैमिली टेंशन में है। फिर वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे जेल में नहीं जाना। फिर टोनी कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर योंगबिन उन तीनों को एक बिल्डिंग की बेसमेंट में ले जाता है और वहां ले जाकर वो उनको गिल्सू और उसकी गैंग के पास ले जाता है। जिम कहता है मुझे लगा ही था कि इसकी आंख में लफड़े का बाल है। फिर गिल्सू उन तीनों के पास जाता है और कहता है आखिर तुम लोगों से मुलाकात हो ही गई। तुम लोगों ने मेरे खास आदमी सिम्बा को जख्मी किया है। ये देखो कितना खर्च हुआ है, इसका तो कोई मेडिकल बीमा भी नहीं था। अब तुम तीनों के पास 3 दिन का समय है, अगर 15 मिलियन वॉन लेकर आ गए तो केस बंद हो जाएगा। ये बात सुनकर जिम हंसने लगता है और कहता है क्यों नाटक कर रहा है, तेरे हाथ को तो मैंने छुआ भी नहीं था। फिर गिल्सू कहता है अगर तूने छुआ नहीं था तो ये टूट कैसे गया। रॉकी कहता है कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास कि इसका हाथ हमने तोड़ा है। गिल्सू कहता है तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं पैसे के लिए लोगों को मार देता हूँ और फिर उनकी लाश भी नहीं मिलती। फिर ये बात सुनकर जिम कहता है लगता है तू मूवी ज्ञान की फिल्में कुछ ज्यादा ही देखता है। फिर गिल्सू गुस्सा होकर अपना चाकू निकालता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। फिर वो जिम के हाथ पर एक कट मार देता है और हंसकर कहता है धार चेक कर रहा था। फिर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो सभी लोग स्कूल के बाहर नाका लगाकर खड़े हो जाते हैं ताकि उन तीनों को एहसास होता रहे कि इतनी जल्दी उनकी जान छूटने वाली नहीं है। फिर सुबह शाम दिन रात हर जगह वो उनका पीछा करते हैं और तो और वो लोग जिम के रेस्टोरेंट में भी पहुंच जाते हैं। अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग रॉकी के घर तक पहुंच जाते हैं। फिर घर जाकर रॉकी चिंचू के पास कॉल करता है और उसको मिलने के लिए कैफे में बुलाता है। कैफे में जाकर वो उससे पूछता है कि जो आदमी हमारे पीछे पड़ा है वो क्या करता है। चिंचू बताती है कि वो हम जैसे लोगों को छोटे मोटे काम देता है और रहने के लिए घर भी। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम मुझसे बचकर रहना। पैसों के लिए वो किसी को भी मार सकता है, बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ अच्छी जान पहचान है उसकी। बेहतर होगा तुम उसके पैसे दे दो, आधे भी चलेंगे, नहीं दोगे तो वो तुम तीनों को ही मार डालेगा। फिर रॉकी पूछता है अगर मैं पैसे दे दूं तो क्या मैं आजाद हो जाऊंगा। इस बात का चिंचू के पास कोई जवाब नहीं था। तभी रात को टोनी चुपके से अपने पापा के रूम में जाता है और वहां जाकर उनकी ड्रॉर में से उनकी 50 मिलियन वॉन की कीमती घड़ी चुरा लाता है। फिर अगले दिन स्कूल में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आज तीसरा दिन है और मेरे पास 15 मिलियन वॉन है। फिर उसके दोस्त पूछते हैं कहां से चुरा कर लाया है तू ये पैसे। टोनी कहता है मैंने मेरे डैड की कीमती घड़ी बेच दी, वैसे भी उनके बाद वो घड़ी मुझे ही मिलने वाली थी। फिर जिम कहता है मुझे तो तू पागल लगता है, हम गिल्सू को पैसे नहीं देंगे बल्कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। अभी तू एक काम कर, ये पैसे ले जा और अपने पापा की घड़ी वापस लेकर आ। फिर रॉकी कहता है कि हमें पुलिस की हेल्प लेनी होगी क्योंकि वो बच्चों को फंसाता है और अपने ड्रग्स का धंधा चलाता है। ये सारी बात उसको चिंचू ने बताई थी और साथ में ये भी कि गिल्सू की एक गैम्बलिंग ऐप भी है, उस ऐप को उसका पार्टनर चलाता है। पहले तो वो लोगों को पैसे जीतने देते हैं और बाद में जब वो मोटी रकम लगाते हैं तो लड़के सारे पैसे हार जाते हैं। सब कुछ पहले से फिक्स होता है, उनके अकाउंट में पड़े सारे पैसे देखते ही देखते जीरो हो जाते हैं। फिर अपने पैसे वापस जीतने के लिए वो लोग गिल्सू से ही पैसे उधार लेते हैं और जब वो उसके पैसे नहीं चुका पाते तो अपनी महंगी महंगी चीजें लाकर उसे दे देते हैं। कुछ दिन पहले तो एक लड़के ने अपनी माँ की गाड़ी उसे दे दी। उन लड़कों से वसूली का काम वो अपने आदमियों से करवाता है जो किसी न किसी कारण से उसके जाल में फंसे हुए हैं। उसके लॉकर में उसके काले धंधे के सारे सबूत हैं। फिर रॉकी कहता है कि अगर किसी तरह हम पुलिस को वहां तक ले जाएं तो गिल्सू को लंबी सजा होगी। फिर जिमी पूछता है कि तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता चला। रॉकी कहता है बस चल गया। फिर छुट्टी के बाद जिम एक प्लान बनाता है और कहता है कि मैं उन सबके साथ उनके अड्डे पर जाऊंगा और पीछे से तुम दोनों पुलिस को ले आना। वहां जाते ही मैं तुम दोनों के पास उसका एड्रेस भेज दूंगा। तुम लोग मेरी टेंशन मत लो, मैं दिखने में ही चोमू हूँ पर अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो सीधा गिल्सू के पास जाता है। गिल्सू पूछता है बाकी के 2 लंगूर कहाँ हैं? चल ला मुझे मेरे पैसे दे। जिम कहता है पैसे तो मैं दे ही दूंगा लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे तुम लोग अपनी गैम्बलिंग ऐप से और भी ज्यादा पैसे कमा पाओगे। जो 50,000 वॉन तुम लोग ज्वाइन करने के लिए लोगों को देते हो वही 50,000 वॉन तुम 3 बार दो, वो भी हर बार एक नया मेंबर लाने पर। फिर देखना ये पूरा स्कूल एक गैम्बलिंग अड्डा बनकर रह जाएगा
बॉस तुम्हारा कोई ऑफिस वगैरह तो होगा, चलो वहीं चलकर बात करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। ये आइडिया गिल्सू को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो जिम और अपने आदमियों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद सिम्बा चिनचिनचू से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। फिर चिनचिनचू कहती है रुको अभी बताती हूँ। फिर वो भागकर रॉकी के पास जाती है और कहती है तुमने उसे अकेला क्यों जाने दिया, जल्दी से पुलिस बुलाओ और वहाँ पहुँच जाओ। रॉकी कहता है पुलिस टाइम पर पहुँच जाएगी, बस तुम मुझे उसके घर का एड्रेस दो। फिर चिनचिनचू उसको एड्रेस बता देती है। फिर एड्रेस मिलते ही टोनी वहाँ पर अकेला ही पैसे देने के लिए जाने लगता है, लेकिन रॉकी उसे रोकने लगता है और पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है। टोनी कहता है कि मैं उसे पैसे देकर सब कुछ खत्म करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि जिम को कुछ भी हो जाए। फिर वो टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर रॉकी भी पुलिस स्टेशन की तरफ पैदल ही भाग जाता है। तभी सिम्बा चिनचिनचू से पूछता है तू ये कर क्या रही है। वो कहती है कि गिल्सू को जेल में भेजने का इंतजाम, अगर वो जेल में नहीं गया तो हम लोग जिंदगी भर ऐसे ही उसके चंगुल में फंसे रहेंगे। दूसरी तरफ जिम अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और जानबूझकर उन लड़कों को कहने लगता है कि नीला दरवाजा घर पर बहुत सूट करता है, और फिर वो उस रिकॉर्डिंग को रॉकी के पास सेंड कर देता है। फिर गिल्सू जिम को अपने घर में लेकर जाता है और अंदर ले जाकर उसको बैठने के लिए कहता है। फिर वो जिम को कहता है चल ला अपना फोन दे दे, सेफ्टी के लिए मांग रहा हूँ क्योंकि तू दिमाग बहुत चलाता है। फिर जिम कहता है कि मैं अपना फोन किसी के हाथ में नहीं देता। तभी पीछे से एक आदमी उसको बैट मारकर बेहोश कर देता है और फिर गिल्सू भी उसको उसी बैट से पीटने लगता है और कहता है कि तू मुझे धोखा देगा। फिर वो उसका फोन निकलवाता है और उसके मैसेज पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि मैं जल्दी ही पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ये लड़कों को बुलाएगा, लेकिन ये तो पुलिस बुला रहा है, चलो जल्दी से सिम्बा को बुलाओ और तुम लोग मेरे साथ चलो। इतने में टोनी भी उस घर के बाहर पहुंच जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। फिर जैसे ही गिल्सू दरवाजा खोलता है टोनी अपने बेहोश दोस्त जिम को देख लेता है। फिर वो लड़खड़ाती हुई जबान में कहता है कि ये लो अपने पैसे और मेरे दोस्त को छोड़ दो। फिर गिल्सू कहता है पैसे ही देने थे तो पुलिस को क्यों बुलाया। इतने में रॉकी भी वहां पर पुलिस लेकर पहुंच जाता है। फिर पुलिस वाला कहता है कि ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं आता। फिर घर की बेल बजाने पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि हम इस घर में ऐसे ही नहीं घुस सकते, एक काम करो तुम अभी अपने घर जाओ और अगली बार कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आना, क्योंकि इस घर की तलाशी के लिए हमें सर्च वारंट चाहिए होगा। फिर वो दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉकी दीवार कूदकर घर में घुस जाता है और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की से शीशा तोड़कर दरवाजा ओपन कर लेता है। उस समय घर में कोई भी नहीं था, घर एकदम खाली था। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े खून पर जाती है और उसको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर ये खून जिम का होगा। फिर वो अपने दोस्त जिम के पास कॉल करता है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। फिर वो लॉकर रूम में जाता है और देखता है कि गिल्सू पहले से ही अपना सारा सामान और पैसे लेकर यहाँ से भाग गया है। अब ये अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं गिल्सू टोनी और जिम को अपनी कार में डालकर और साथ में अपने सारे पैसे लेकर और सबूत मिटाकर उस घर से चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि रॉकी पुलिस लेकर यहाँ पर आने वाला है। फिर रास्ते में वो सिम्बा के पास कॉल करता है और कहता है जल्दी से उस लड़की को लेकर मंगू डोंग आ जा, अगर तू अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो लड़की को जरूर लेकर आना। फिर वो चिनचिनचू को कहता है कि मुझे जाना होगा, तुम कुछ दिनों के लिए कोई और जगह देख लो और छुप जाओ। फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे देकर वहां से चला जाता है। तभी चिनचिनचू के पास रॉकी का फोन आता है और वो बताता है कि इस समय मैं उसके अड्डे पर हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, पता नहीं वो मेरे दोस्तों को लेकर कहाँ पर चला गया। फिर चिनचिनचू उसको एक मैप शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहती है और कहती है कि उस पर मुझे फॉलो कर लो ताकि तुम्हें मेरी लाइव लोकेशन मिलती रहे। कुछ भी हो पुलिस को लेकर ही आना, वरना इस बार हम सब मारे जाएंगे। फिर वो सिम्बा को आवाज लगाती है और कहती है कि तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो रॉकी के पास एक मैसेज भेजती है कि जल्दी से मंगू डोंग आ जाओ। फिर रॉकी तुरंत वहां से भागकर पुलिस स्टेशन में जाता है। इतने में सिम्बा और चिनचिनचू भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गिल्सू ने उनको बुलाया था। उस समय गिल्सू टेंशन में था। इतने में जिमी को भी होश आ जाता है। फिर वो टोनी से पूछता है तू यहाँ कैसे आ गया बे? टोनी बताता है कि मैं पैसे देकर तुम्हें छुड़ाने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया। जिम कहता है यार तूने तो दिल छू लिया, चल एक पप्पी दे। फिर वहां पर बैठा एक लड़का कहता है तुम दोनों अपनी जुबान बंद रखो,
और फिर लात मारकर जिम को वापस से बेहोश कर देता है। तभी चिंचिंचू रॉकी के पास अपनी लोकेशन शेयर कर देती है, लेकिन सिम्बा कहता है प्लीज अब की बार कोई गड़बड़ मत करना, तुम्हें नहीं पता हम दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कुछ देर बाद रॉकी भी उस प्रॉपर्टी में पहुंच जाता है और फिर वहां पहुंचकर पुलिस स्टेशन में फोन करता है कि आप लोग भी आ रहे हो ना। तभी जब सिम्बा और चिंचिंचू गिल्सू के पास जाते हैं तो गिल्सू पूछता है क्या मैंने कभी भी तेरे साथ कुछ गलत किया है? मैंने तुझे रहने के लिए घर दिया, खाना भी दिया और जितना काम करवाता हूँ उसके पैसे भी दिए, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। सिम्बा कहता है मुझसे गलती हो गई। फिर गिल्सू सिम्बा को पीटने लगता है और कहता है सजा तो तुझे मिलेगी ही। फिर वो सिम्बा को डंडे से खूब पीटता है और कहता है साले मुझे धोखा देगा। फिर वो चिंचिंचू को कहता है कि तूने ही इसको उकसाया होगा, असली सजा तो तुझे मिलेगी। फिर वो अपने आदमियों को उसे बांधने के लिए कहता है। फिर वो सिम्बा के दोस्त को बुलाता है और कहता है कि इस साल तो तू 14 का हो जाएगा, चले काम कर इन दोनों को मार दे, तुझे सजा भी नहीं होगी क्योंकि तू अभी बच्चा है, लगता है तेरी फट गई। फिर वो उन सभी को एक साथ बिठाकर अकड़ बकड़ बम्बेबो खेलने लगता है, जिसमें बारी आती है जिम की। फिर जिम कहता है सुन भाई, बात करके मामला रफा दफा करते हैं ना। फिर गिल्सू कहता है मरने में बस थोड़ा सा ही दर्द होगा और फिर जैसे ही वो उसे मारने लगता है सिम्बा उसको उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वो कहता है बहुत हो गया तेरा नाटक, अब हम तुझसे नहीं डरेंगे, दम है तो अकेला लड़, कोई भी बीच में नहीं आएगा। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। गिल्सू भी कम नहीं था, वो भी मार्शल आर्ट जानता था, इसलिए वो सिम्बा को खूब पीटता है, लेकिन सिम्बा भी कम नहीं था। फिर लड़ते लड़ते गिल्सू के हाथ एक चाकू लग जाता है और फिर वो चाकू से सिम्बा के ऊपर हमला कर देता है। अब वो सिम्बा को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी चिंचिंचू एक डंडे से उसके सिर पर वार करती है और उसे घायल कर देती है। फिर गिल्सू के आदमी कहते हैं ये तो बॉस के साथ चीटिंग हो गई। फिर चिंचिंचू नीचे पड़ा चाकू उठाती है और कहती है कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे मार दूंगी। तभी गिल्सू उठता है और अचानक से चिंचिंचू को पकड़ लेता है। फिर वो उसे गला दबाकर मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। फिर रॉकी वहां पर आता है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया, पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और इस वक्त वो तुम्हारी गाड़ी की तलाशी ले रही है। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। तभी रॉकी एक कांच का टुकड़ा उठाता है और अपने दोस्तों के हाथ खोल देता है, लेकिन गिल्सू अपने आदमियों के साथ वापिस आ जाता है और कहता है साले उल्लू बना रहा है, ये है तेरी पुलिस। फिर वो अपने आदमियों को कहता है मार मार कर हड्डियां तोड़ दो इनकी। फिर उन सभी में लड़ाई शुरू हो जाती है। जिमी गिल्सू के आदमियों को बिना साबुन के खूब धोता है। तभी सिम्बा उठता है और अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि हमें लड़ाई में नहीं पड़ना, चलो भागो यहाँ से। फिर जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं तो वहाँ पर असली की पुलिस आ जाती है, इसलिए वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। इतने में गिल्सू रॉकी के चेहरे पर एक कट मार देता है और कहता है कि अगर तू चुपचाप मेरे पैसे लौटा देता तो आज इतनी मार ना खानी पड़ती। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर हवाई फायर करता है और कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर वो पुलिस वाला अपने बाकी के साथियों को भी बुला लेता है। तभी गिल्सू चालाकी खेलता है और पुलिस वाले को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर रॉकी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। वो गिल्सू का काफी दूर तक पीछा करता है और आखिरकार उस तक पहुंच ही जाता है। फिर गिल्सू पूछता है अबे साले तू मौत का पीछा क्यों कर रहा है, तुझे क्या लगता है तू मुझे पकड़ पाएगा? फिर गिल्सू अपना चाकू निकाल लेता है और कहता है कि अब मैं तुझे पंचर करके ही मानूंगा। लेकिन तभी वहां पर जिम आ जाता है और कहता है कि दम है तो मार कर दिखा। फिर गिल्सू उन दोनों पर ही टूट पड़ता है। वो अकेला ही दोनों पर भारी पड़ रहा था, इसलिए वो दोनों को ही खूब पीटता है। मार खा खाकर उन दोनों दोस्तों की हालत पतली हो जाती है, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर रॉकी उसके पांव पर एक पत्थर मारता है। फिर वो जैसे ही नीचे गिरता है जिम उसके चेहरे पर घुमाकर एक लात मारता है और उसको नॉकआउट कर देता है। फिर रॉकी उसको उल्टा लिटाकर उसके दोनों हाथ बांध देता है और पुलिस के आने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ सिम्बा अपने दोस्तों को वहां से भगा देता है और कहता है जाओ और निकलो इस दलदल से। इतने में वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब रात तक एक एक करके गिल्सू के सभी आदमियों को पकड़ लिया गया था। फिर पुलिस वाले गिल्सू को भी उस कार में बंद कर देते हैं जिसमें सिम्बा को बंद किया हुआ था। फिर गिल्सू सिम्बा को धमकी देता है कि जब हम बाहर आएंगे तो मैं तुझे काट डालूंगा। फिर सिम्बा उसकी नाक तोड़ देता है और कहता है कि तू एक बार अंदर चल। फिर एक पुलिस वाला उन तीनों दोस्तों के पास जाता है
और कहता है कि बयान देने के लिए तुम तीनों को पुलिस स्टेशन में आना होगा। फिर पुलिस स्टेशन में डैनी नाम का एक आदमी जो कि टोनी के पापा के लिए काम करता था वहां पर आता है और रॉकी और टोनी को कहता है कि मेरी एसपी साहब से बात हो गई है, तुम्हारे स्कूल में इस झगड़े के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाएगा और इस केस में से तुम तीनों का नाम हटा दिया गया है। फिर वो रॉकी को जाने के लिए कहता है। फिर जाते समय रॉकी कहता है कि अगर हो सके तो गिल्सू के सभी आदमियों का नाम हटवा देना, क्योंकि गिल्सू उन सबको ब्लैकमेल करता था, किसी ने कुछ भी गलत नहीं किया। डैनी कहता है ठीक है, मैं देख लूंगा। फिर रॉकी के जाने के बाद टोनी डैनी से पूछता है क्या तुमने पापा को सब कुछ बता दिया? डैनी कहता है हाँ जरूरी था, तुम मेरे साथ चलो। तभी जब रॉकी पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था तो सिम्बा उसे कहता है कि एसन की कभी हमारे साथ भी डिनर पर चल, लेकिन रॉकी बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। तभी डैनी गिल्सू को पकड़ कर लाता है और दरवाजा बंद करके कहता है टोनी तुम्हारे पापा ने कहा है कि तुम इससे बदला लो, चलो मारो इसे। गिल्सू कहता है ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर डैनी गिल्सू को खूब धोता है। गिल्सू कहता है तू मार ले, लेकिन ये चूजा मुझे हाथ भी नहीं भिड़ा सकता, एक नंबर का फट्टू है साला, हैरी पॉटर के जैसे दिखने वाला बुजदिल है ये, आज तक तूने एक मच्छर भी नहीं मारा होगा, दम है तो आना मार मुझे। फिर टोनी गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी चिनचिनचू को साथ लेकर हॉस्पिटल में जिम से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि ये तुझसे माफी मांगना चाहती है। फिर जिम कहता है छोड़ो दोस्तों में कैसी माफी, अच्छा ये बताओ पुलिस स्टेशन में सब ठीक रहा? रॉकी कहता है कि टोनी की फैमिली ने सब कुछ संभाल लिया और केस से हमारा नाम भी निकलवा दिया। फिर जिम पूछता है कि उसके पापा कोई बड़े आदमी है क्या, क्योंकि उनका एक आदमी हॉस्पिटल में भी आया था, उसने हॉस्पिटल में सारा बिल भर दिया। रॉकी बताता है कि वो पॉलिटिशियन है। फिर चिनचिनचू कहती है क्या आज रात मैं यहाँ पर सो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। जिम कहता है क्यों नहीं। फिर रॉकी जब अपने घर जाता है तो उसको महसूस होता है कि मेरे दोस्तों को अच्छे खाने की जरूरत है। फिर वो अपने दोस्तों के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना लेकर आता है। उसको देखकर जिम पूछता है कहीं तेरे दिमाग पर चोट वोट तो नहीं लगी ना, तू साला कंजूस आदमी, इतना खर्चा कब से करने लगा, मुझे तो तेरा बर्ताव भी बदला बदला लगता है। ये बात सुनकर रॉकी हंसने लगता है। अब जिम को फिर से विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये साला आज हंसा भी पहली बार था, इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों हमेशा खुश रहा करो। लास्ट सीन में हम देखते हैं टोनी के पापा अपनी गोल्फ स्टिक निकालते हैं और फिर टोनी को झुकने के लिए कहते हैं। फिर वो उसको ताना देते हुए कहते हैं कि तू एक गंदी नस्ल की पैदाइश है, मैंने तुझको अडॉप्ट ही क्यों किया। फिर वो उस स्टिक से उसे मार मार के उसका पिछवाड़ा सुझा देते हैं। टोनी बेचारा बुरी तरह से रोने लगता है और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब टोनी स्कूल में आता है तो उसके स्कूल के बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने रॉकी और जिम ने गिल्सू और उसके गुंडों को पकड़वाया है। टोनी कहता है हाँ ये सच है। फिर वो सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे उसकी इंस्टाग्राम आईडी पूछने लगते हैं। अब टोनी को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगती है। अब क्लास में भी हर कोई उन्हीं के बारे में बात कर रहा था, जबकि योंगबिन के दोस्त बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। फिर रिसेस के टाइम वे तीनों खाना खाने के लिए कैंटीन में जाते हैं। टोनी कहता है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, मैं तुम्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगा। जिम कहता है क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। फिर रॉकी पूछता है क्या चिनचिनचू के लिए कोई जॉब मिली। जिम कहता है मिल जाएगी, वैसे भी आजकल काम करने वाले लड़के लड़की मिलते कहाँ हैं। फिर टोनी पूछता है क्या तुम उसको पहले से जानते थे। रॉकी कहता है नहीं, पर आजकल वो इसी के साथ रह रही है। फिर जिम पूछता है क्या हम उसको भी रेस्टोरेंट लेकर चलें। टोनी मान जाता है। अब चिनचिनचू टोनी को भी पसंद थी, इसलिए वो एकदम बढ़िया से तैयार होकर अपने पापा की अलमारी में से कुछ रुपए चुराता है और फिर इंस्टाग्राम खोलकर जिम की आईडी में से चिनचिनचू की आईडी निकालता है और फिर वो उसकी तस्वीरें देखने लगता है। शायद वो उसको चाहने लगा था। फिर शाम को वो सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी टोनी नोट करता है कि चिनचिनचू जिम के कुछ ज्यादा ही करीब है और टोनी को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही, जबकि सारा खर्चा तो टोनी ही कर रहा था। बस ये बात भाई साहब के दिमाग में घर कर जाती है। तभी वहाँ पर रॉकी भी आ जाता है। फिर चिनचिनचू उसको भी अपने पास बुला लेती है। ये देखकर तो टोनी और भी ज्यादा जल भून जाता है और दूर खड़ा खड़ा उन सभी को घूरता रहता है। फिर वो चारों दोस्त कैरियोके में जाते हैं, जहाँ जिम और चिनचिनचू फुल एंजॉय करते हैं। टोनी उनको देख देख कर बोर हो जाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस जाने लगता है तो उसे अपने पुराने स्कूल के वो लड़के मिल जाते हैं जो उसको परेशान किया करते थे। फिर टोनी उनसे बचकर छुप जाता है और वो लड़के उसको ढूंढने लगते हैं।
फिर वो जब उनसे बच बचाकर वापस अपने दोस्तों के पास आता है तो देखता है कि चिन चिन चू ने उसका फोन उठाया हुआ था और वो उन लड़कों को बता देती है कि टोनी किस रूम में है। ये देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसी का भी फोन नहीं उठाया करते। फिर जिम बीच में आता है और उसको शांत करवाते हुए साइड में कर देता है, लेकिन तभी चिन चिन चू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिम कहता है मैं उसे देख कर आता हूँ। तभी वही शरारती लड़के वहाँ भी आ जाते हैं और फिर से टोनी को तंग करने लगते हैं। फिर रॉकी कहता है कौन हो तुम लोग, अभी हम बिजी हैं, बाद में आना। फिर वो लड़के ये कहकर चले जाते हैं हम दोबारा मिलेंगे। उनके जाने के बाद रॉकी पूछता है कौन थे वो लड़के, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, लेकिन टोनी कहता है छोड़ ना यार, जाने दे। फिर अगले दिन स्कूल में टोनी उदास बैठा था। तभी उसकी क्लास के कुछ बच्चे ऊंची आवाज में गाना गाने लगते हैं, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। फिर टोनी गुस्से में खड़ा होता है और चिल्लाकर कहता है चुप हो जाओ, तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो। फिर वो एक लड़के को जाकर कहता है मुझ पर हंसता है, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है तेरे को। फिर वो लड़का कहता है तू डरपोक है साला। रॉकी और जिम के दम पर उछलता है। ये बात सुनकर टोनी और भी गुस्सा हो जाता है। फिर जिम वहां पर आता है और टोनी को शांत करने के लिए साइड में ले जाता है, लेकिन टोनी कहता है तू बीच में आना बंद कर, और फिर वो बाहर चला जाता है। रात को वो रॉकी और जिम का फोन भी नहीं उठाता, बल्कि अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर अगले दिन सुबह रॉकी जॉगिंग करते हुए जिम के पास जाता है। फिर जिम पूछता है क्या तुम्हारी टोनी के साथ कोई बात हुई। रॉकी कहता है नहीं। एक काम करते हैं, शाम को उसके घर चलते हैं। जिम कहता है बिल्कुल चलते हैं, चल अभी तू खड़ा हो जा, तुझे थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर वो उसको बॉक्सिंग करने की टेक्निक सिखाता है कि कभी भी सामने वाले की आंखों में नहीं देखना, बल्कि ध्यान उसके कंधों पर होना चाहिए। फिर जैसे ही वो तुम्हें मारने के लिए अपना कंधा आगे करे तो इस तरह झुककर उसकी कमर को पकड़ लेना है और फिर उसके पैरों को अपनी तरफ खींच के नीचे गिरा देना। अब अगला स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वहां से भागना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर शाम को वो दोनों टोनी के घर जाते हैं। टोनी का घर पोर्श एरिया में पड़ता था और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर था, लेकिन टोनी को अपने दोस्तों को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। फिर वो बेमन से उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है। जिम पूछता है तूने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है और तू आज स्कूल भी नहीं आया। टोनी कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज जिम पहली बार किसी के इतने आलीशान घर के अंदर आया था, उसको वो घर बहुत ही पसंद आता है। फिर वो उनकी फोटो देखकर कहता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन टोनी कहता है हम फैमिली नहीं है। मेरे डैड ने पॉलिटिशियन ज्वाइन करने के बाद मुझे गोद लिया था अपनी पब्लिसिटी के लिए। फिर वो दोनों उससे पूछते हैं अगर कुछ हुआ है तो बता दे, तू हमसे शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा। फिर रॉकी पूछता है क्या तुम उन लड़कों की वजह से परेशान हो जो उस दिन कैरियोके में मिले थे। जिम कहता है कौन से लड़के, मुझे क्यों नहीं पता। फिर टोनी उनको सारी बात बताता है कि किस तरह वो लड़के स्कूल में उसको पीटा करते थे और फिर रोता हुआ ही छोड़ जाया करते थे। एक दिन उन्होंने इतना पीटा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उस दिन के बाद मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया। अब कैरियोके में मिलने के बाद वो चाहते हैं कि मैं उनसे दोबारा मिलूं। जिम पूछता है वो तुम्हें मारते क्यों थे। टोनी बताता है वो हमेशा कमजोर लड़कों को ही अपना टारगेट बनाते थे ताकि सब लोग उनसे डर कर रहे। फिर टोनी कहता है फोन कर उन कमीनों को, मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, अभी लगा फोन। फिर टोनी जिम की बातों में आकर उनके पास फोन करता है और पूछता है कहाँ हो बे तुम लोग। फिर वो लोग टोनी को मिलने के लिए कैरियोके में बुलाते हैं। जब टोनी अपने दोस्तों के साथ वहां जाता है तो उन लड़कों को कहता है सॉरी बोल। फिर वो लड़के टोनी पर हंसने लगते हैं और कहते हैं माफी तो गैरों से मांगी जाती है, तू तो हमारा अपना है रे। फिर रॉकी कहता है सुन बेटा, चुपचाप इससे माफी मांग। जिम कहता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके पिछवाड़े पर लात मारकर माफी मंगवानी पड़ेगी। फिर उनमें से एक लड़का खड़ा होता है और टोनी को धमकाने लगता है, लेकिन जिम जोर से उसका कान पकड़ लेता है और कहता है प्यार से बात समझ में नहीं आती क्या, चुपचाप माफी मांग इससे। फिर मार पड़ने के डर से वो लड़का टोनी से माफी मांग लेता है। टोनी कहता है अगर तू चाहता है कि मैं तुझे माफ करूं तो एक बार मुझे मारने दे। फिर टोनी उसके कान पर एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन बदले में वो लड़का भी टोनी को थप्पड़ मार देता है। फिर जिम उस लड़के को पकड़कर पीछे ले जाता है और टोनी गुस्से में आके माइक उठाकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिम उसको रोक लेता है और पकड़कर बाहर ले जाता है। फिर रॉकी उन सबको धमकी देता है कि अब तुम में से कोई भी उसे फोन नहीं करेगा। फिर बाहर जाकर टोनी जिम के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तू मेरे कंधे पर हाथ रखना बंद कर। क्या तूने मुझे अपना गुलाम समझा है, जब देखो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। क्या तुझे पता भी है इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, और तू है कि जब देखो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। फिर जिम कहता है साले तेरे लिए ही मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर आया। फिर टोनी कहता है तो फिर तू अब सुनाकर जताएगा,
बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। फिर जिम उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू मुझे पैसों का घमंड मत दिखा। फिर रॉकी उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है और टोनी वहां से चला जाता है। फिर रॉकी टोनी के पीछे पीछे जाता है और पूछता है क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? टोनी कहता है आई एम फाइन, मुझे जाना है। फिर वहां से जाते वक्त वही लड़के दोबारा से टोनी के पास फोन करते हैं, लेकिन टोनी फोन काट देता है। अब वो अपने दोस्तों को भी नहीं बुला सकता था क्योंकि उनसे तो उसने बेमतलब का झगड़ा कर लिया था। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी क्लास के लफंगे लड़कों पर पड़ जाती है और वो पूछते हैं टोनी तू यहाँ कैसे और तेरा चश्मा कहाँ गया? इतने में उसके पुराने स्कूल वाले लड़के भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं हमारे साथ चल। लेकिन बिल्लू और गुल्लू बदमाश के दोस्त उन लड़कों को पकड़कर पास के ही सुनसान पार्किंग में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उनको खूब पीटते हैं। फिर वो लोग उनके सारे पैसे भी छीन लेते हैं। लेकिन तभी एक लड़का टोनी को कहता है कि तुझे हम बाद में देख लेंगे। फिर क्या था, टोनी अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल देता है। अब तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था, बल्कि गुल्लू बदमाश तो कहता है और मार इसको बैटरी। फिर टोनी उस लड़के को और पीटता है। तभी बिल्लू कहता है चल तुझे बढ़िया सी बियर पिला कर लाते हैं और फिर वो सब टोनी को एक डिस्को बार में ले जाते हैं। वहां जाकर टोनी को महसूस होता है कि मैं पैसे के दम पर इन लुखों का बॉस बन सकता हूँ, इसलिए वो अपने पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर वो सभी लड़के टोनी के फैन हो जाते हैं। फिर सब लोग मिलकर खूब दारू पीते हैं और एक साथ सेल्फी भी लेते हैं। फिर बिल्लू कहता है तू मुझे अपनी आईडी बता, मैं तुझे टैग करता हूँ। आज टोनी बहुत खुश था क्योंकि एक तो इसने अपना गुस्सा निकाल लिया था और दूसरा इसको अपने इशारों पर नाचने वाले दोस्त भी मिल गए थे। फिर वो अपने गरीब दोस्त जिम को अनफॉलो कर देता है और उन सब में अपने नंबर बनाने के लिए दूर बैठी लड़कियों के पास जाता है और कहता है मेरे साथ पार्टी करोगी? वो लड़कियां हाँ कह देती है, लेकिन दारू ज्यादा हो जाने के कारण टोनी टल्ली हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं टोनी क्लास में सबसे लेट आता है। फिर टीचर के जाने के बाद रॉकी उससे पूछता है तू लेट कैसे हो गया, लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने नए दोस्तों के पास चला जाता है। टोनी कहता है कल रात क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। फिर बिल्लू कहता है भाई कल रात हम सब ने मिलकर उन लड़कियों के साथ खूब मजे करे, तू तो बेहोश हो गया था, लेकिन कल की पार्टी के लिए थैंक्स। उनकी बातें सुनकर रॉकी समझ जाता है कि टोनी गलत संगत में फंस गया है। फिर नेक्स्ट पीरियड में जिम पूछता है क्या आज टोनी नहीं आया, लेकिन इतने में टोनी अपने नए दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है और अलग जाकर बैठ जाता है। फिर रॉकी उसके पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अकेले में ले जाकर रॉकी उससे पूछता है कि तू इतना चेंज कैसे हो गया। टोनी कहता है जिम मुझे अपना गुलाम समझता है, उसने कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना, बल्कि हमेशा ऑर्डर देकर अपने इशारों पर नचाता रहा। इतने में वहां पर जिम भी आ जाता है और कहता है कि मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। फिर टोनी ये कहकर चला जाता है हाँ कर रहा था, कर ले जो करना है। अगले दिन फिर से सब लोग पार्टी करने जाते हैं। इस बार वहां पर योंगबिन भी आया हुआ था। फिर योंगबिन उन लड़कियों के साथ टोनी का इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि ये मेरे नए स्कूल की स्टूडेंट्स हैं। उस समय वहां पर एक नया लड़का भी बैठा हुआ था जो कि एक यूट्यूबर था। फिर योंगबिन कहता है कि ये अपने चैनल पर उन लोगों की पिटाई करता है जो खुद को डेढ़ शाना समझते हैं। फिर वो लड़का अपना नाम मार्क बताता है। तभी योंगबिन पूछता है कि रॉकी और जिम से तुम्हारी दोस्ती कैसे टूटी। टोनी कहता है जिम खुद को दुनिया का राजा समझता है। योंगबिन कहता है हाँ ये तो है, मैं एक ना एक दिन उसको उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। फिर वो सब लोग एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जब रॉकी अपनी क्लास पूरी करने के बाद बाहर आता है तो वहाँ उसको जिम मिलता है। वो कहता है आज फ्राइडे नाइट है, दिल नहीं लग रहा था, चल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। फिर वो रॉकी को एक घर में डिलीवरी करने के लिए ले जाता है और कहता है 5वीं मंजिल पर जाना है और सीढ़ियों से जाना ताकि तुम्हारा स्टेमिना बना रहे। फिर डिलीवरी करने के बाद जिम रॉकी को अपने रेस्टोरेंट पर लेकर आता है और फिर वहां बैठकर दोनों ड्रिंक पीते हैं। फिर जिम बताता है कि चिंचिंचू का भी यहाँ पर दिल लग गया है, अब तो सब उसके दोस्त भी बन गए हैं। फिर रॉकी कहता है कि मुझे लगता है वो लोग टोनी का फायदा उठा रहे हैं। आजकल सब लोग नए नए कपड़े पहनकर घूमते हैं और अपनी दारू का पैसा भी उसी से खर्च करवाते हैं। लेकिन जिम कहता है अगर टोनी उनका फायदा उठा रहा हो तो, क्योंकि उसने पहले हमारा भी तो फायदा उठाया था। फिर अगले दिन टोनी जब क्लास में जाता है तो अपना सारा सामान लेकर बिल्लू और गुल्लू के पास रख देता है और कहता है कि आज से मैं यहीं बैठूंगा। ये बात रॉकी को बहुत बुरी लगती है। फिर वो बिल्लू और गुल्लू बदमाश को एकांत जगह में ले जाकर कहता है तुम लोग टोनी का फायदा मत उठाओ, वो अच्छा लड़का है। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारे कपड़े जूते और दारू के पैसे वही देता है, सुधर जाओ। लेकिन बिल्लू कहता है वो अपनी मर्जी से पैसे लुटाता है, हम उसे फोर्स नहीं करते। फिर लंच के टाइम जिम रॉकी को समझाता है कि तू टोनी की टेंशन लेना बंद
बंद कर दे, उसे जो करना है करने दे। तभी वहाँ पर टोनी की बिच्छू गैंग आ जाती है और बिना लाइन में लगे खाना लेने लगती है। फिर जिम बिल्लू को पीट देता है और सबको लाइन में लगने के लिए कहता है, लेकिन टोनी अकड़ में वहीं पर खड़ा रहता है। फिर जिम उसको कहता है कि तुझे अलग से बोलूं क्या, चल जाकर लाइन में लग, लेकिन टोनी कहता है नहीं लगूंगा। फिर जिम उसको जोर से धक्का दे देता है, लेकिन टोनी फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी बिच्छू गैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। फिर बाहर जाकर टोनी गुल्लू से कहता है, क्या कोई ऐसा बंदा है जो इसको सबक सिखा सके, मुझे इसके हाथ पैर तुड़वाने हैं। बिल्लू कहता है, एक बंदा है तो सही, मार्क, वो बहुत ही खतरनाक फाइटर है। दोस्तों, मार्क वही लड़का था जो योंगबिन का दोस्त था। फिर वो टोनी से पूछता है, बोल कितना पैसा देगा। टोनी कहता है 1 मिलियन वॉन। इस सैटरडे को उसका बर्थडे है, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार्क कहता है उसको पीटते समय मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा और फिर वो अपनी जिम के लिए निकल जाता है। फिर गुल्लू कहता है कि एक बार पहले भी इन दोनों की फाइट हुई थी, तब तो मार्क हार गया था, लेकिन बिल्लू कहता है कि उस बात को बहुत समय हो गया, अब मार्क उसको आराम से हरा देगा। फिर रात को बिच्छू गैंग वाले जिम के रेस्टोरेंट से एक फेक ऑर्डर करते हैं और जब वो डिलीवरी के लिए आता है तो वे लोग चुपके से आकर उसकी स्कूटी की ब्रेक फेल कर देते हैं। फिर डिलीवरी करने के बाद जब जिम वापस रेस्टोरेंट में जाने लगता है तो रास्ते में ब्रेक ना लग पाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय बिच्छू गैंग दूर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर टोनी के दोस्त तो खिसक लेते हैं, लेकिन टोनी उसको तड़पते हुए देखना चाहता था। अगले दिन जिम क्लास में लेट आता है। टीचर के पूछने पर वो बताता है सर पांव में चोट लग गई थी, लेकिन जब वो टोनी की तरफ देखता है तो समझ जाता है कि ये काम जरूर इसी का होगा। फिर रिसेस के समय जब रॉकी जिम से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तो जिम कहता है कि बस ऐसे ही गिर गया था। फिर टोनी जब उसके पास से गुजरता है तो जिम उसको रोक कर कहता है, तू मुझे घूर क्यों रहा था बे, मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। लेकिन टोनी बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। अब इस घटना को 2 दिन बीत जाते हैं। आज शनिवार था और जिम का जन्मदिन भी। चिंचिंचू और रॉकी उसके बर्थडे सेलिब्रेट की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ टोनी बदले की आग में झुलस रहा था। फिर वो जिम के पास कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर वो चिंचिंचू के पास मैसेज करता है और पूछता है कि तुम बर्थडे वाले रूम में ही हो ना, रॉकी और जिम को मत बताना, तुम 1 मिनट के लिए मुझसे मिलने आ सकती हो, मैं तुम्हें उसके लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ। अब चिंचिंचू को पता था कि इन दोनों की बोलचाल बंद है, इसलिए वो रॉकी को नहीं बताती कि टोनी का मैसेज आया है। फिर वो कहती है कि मुझे मार्केट से थोड़ा सामान लाना है, अभी आती हूँ। फिर वो टोनी से मिलने के लिए जाती है और उस दिन बिना पूछे फोन उठाने के लिए माफी भी मांगती है। फिर वो टोनी को कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं जिम से तुम्हारी दोबारा दोस्ती करवा सकती हूँ। टोनी कहता है तुम क्या बोल रही हो, मुझे उससे कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करनी। तभी उसकी नजर टोनी की बिच्छू गैंग पर पड़ जाती है जो वहीं पर मौजूद थी। फिर वो टोनी को कहती है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ रॉकी और जिम दोनों वीडियो गेम खेल रहे थे। फिर रॉकी चिंचिंचू के पास कॉल करने लगता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। तभी अचानक से जिम के मोबाइल में एक मैसेज आता है और वो मैसेज रॉकी पढ़ लेता है। उसमें लिखा था कि मेरी कॉल को इग्नोर करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आकर लड़ाई खत्म करो, चिंचिंचू इस वक्त मेरे कब्जे में है। ये मैसेज पढ़कर रॉकी के दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कैसे टोनी ने जिम को मारने का प्रोग्राम बनाया है। फिर वो रॉकी को मैसेज करता है, मैं रास्ते में हूँ, मेरा वेट करो। और उसके बाद वो सभी मैसेज डिलीट करके जिम का फोन स्विच ऑफ कर देता है और फिर उस फोन को सोफे की गद्दी के बीच में डाल देता है ताकि जिम को उसका फोन ना मिले। फिर वो जिम को कहता है कि मैं अभी मार्केट होकर आता हूँ। जिम कहता है जल्दी आना, मुझे भूख लगी है। फिर कुछ ही देर में रॉकी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर टोनी ने जिम को बुलाया था। फिर वहां जाकर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जहां पर सलमान खान गुंडों को ले जाकर पीटता है। तभी उसको बिच्छू गैंग दिख जाती है और फिर वो अपनी पीछे वाली पॉकेट में से रेंच निकाल लेता है। तभी रॉकी को देखकर चिंचिंचू उसके पास आती है और पूछती है कि जिम कहाँ है। रॉकी कहता है चल जल्दी भाग यहाँ से। अब रॉकी से योंगबिन अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि रॉकी ने उसकी नाक तोड़ दी थी, इसलिए उसके दोस्त रॉकी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़के रॉकी को पकड़ लेते हैं और चिंचिंचू वहां से भाग जाती है। फिर भागते समय वो पुलिस स्टेशन में फोन करती है कि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, जल्दी आ जाइए। अब जितनी रॉकी को फाइट आती थी वो उन सभी का मुकाबला करता है, लेकिन बिच्छू गैंग रॉकी पर हावी हो जाती है। फिर मौका देकर रॉकी हवा में सीमेंट उड़ा देता है और पेंट का डब्बा लेकर उन सभी की धुलाई कर देता है। जब वो सभी को धूल चटा देता है तो ऐन मौके पर वहाँ मार्क आ जाता है। फिर सब लोग भागकर उसके पीछे छुप जाते हैं। फिर मार्क पूछता है तू है कौन बे और जिम कहाँ है। फिर वो रॉकी को खूब मारता है
और मार मार के अधमरा कर देता है। फिर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए योंगबिन भी आ जाता है और लोहे की रोड लेकर उसको पीटने लगता है, लेकिन पीछे से टोनी की आवाज आती है, जाने दो इसे, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। योंगबिन कहता है, तेरी दुश्मनी नहीं तो क्या हुआ, मेरी दुश्मनी तो है। फिर वो लोहे के डंडे से रॉकी को खूब मारता है। टोनी ये सब देख नहीं पाता, इसलिए वहां से चला जाता है। उसको रॉकी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन तभी उसके पास मार्क आता है और कहता है कि जिम को हम किसी और दिन देख लेंगे, तू आज की पेमेंट कर देना। दूसरी तरफ बिल्लू और गुल्लू बदमाश रॉकी को बहुत ज्यादा पीटते हैं। उनका इरादा रॉकी को जान से मारने का था, लेकिन तभी उनका एक साथी आकर बताता है कि वो लड़की पुलिस लेकर आई है, निकलो यहाँ से। फिर जाते जाते योंगबिन रॉकी को धमकी देकर जाता है कि अगली बार तू दिखा तो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ जिम चैन की नींद सो रहा था, तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि ना ही अब तक रॉकी आया है और ना ही चिंचिंचू। आखिर माजरा क्या है? अब उसे क्या पता था कि उसका दोस्त अपनी दोस्ती निभाने के लिए गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं चिंचिंचू पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गई थी। अब रॉकी को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। फिर पुलिस वाले पूछते हैं यहाँ क्या हुआ था। चिंचिंचू बताती है कि एक टोनी नाम का लड़का है, उसने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। अब वो पूरी बात बताती इससे पहले ही रॉकी को होश आ जाता है और वो बयान देता है कि यहाँ कोई नहीं था। फिर वो चिंचिंचू को कहता है कि तुम टोनी का नाम मत लो। फिर वो उसे टोनी के पास फोन करने को कहता है और टोनी जब फोन उठाता है तो रॉकी कहता है, प्लीज टोनी ये सब बंद कर दो। दूसरी तरफ जिम को भी अपना फोन मिल जाता है और वो अपना फोन ऑन कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी के पापा उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और उससे पूछते हैं कि सच सच बताना, ये वही लड़के हैं ना जिसने तुम्हारे साथ पहले भी झगड़ा किया था? रॉकी कहता है, नहीं, मैं सीढ़ियों से गिर गया था। फिर उसके पापा कहते हैं, ठीक है मत बताओ, अब मैं तुम्हारा स्कूल ही चेंज कर दूंगा। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है मैंने तुम्हें अकेले कितनी मुश्किलों से पाला है? दूसरी तरफ डैनी अपने बॉस को फोन करता है कि मैंने सारा मामला संभाल लिया है, पुलिस स्टेशन में भी और स्कूल में भी, लेकिन अब हमें उसका स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तभी टोनी वहां आता है और पूछता है कि क्या मामला संभाल लिया। फिर डैनी कहता है कि जब मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया तो उन्होंने बताया कि रॉकी ने तुम्हारी कंप्लेंट करने से मना कर दिया, उसने कहा कि तुम उसके दोस्त हो। फिर नेक्स्ट डे क्लास में जब जिम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि स्कूल में ना तो रॉकी आया था और ना ही टोनी। फिर वो रॉकी के पास कॉल करता है, लेकिन रॉकी फोन नहीं उठाता, बल्कि एक मैसेज भेज देता है कि घर पर कोई आया है, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आया। फिर शाम को वो चिंचिंचू से पूछता है कि कल तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी और ना ही तुमने मेरा फोन उठाया। अब तो मेरे बर्थडे की ऐसी की तैसी हो ही गई है, अब तो बता दो क्या हुआ था। लेकिन चिंचिंचू उसे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। फिर वो रॉकी के घर जाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं, सब हॉस्पिटल में थे, इसलिए जिम वापस चला जाता है। अब एग्जाम डे को सिर्फ एक ही दिन बचा था। तभी जिम बिल्लू और गुल्लू से कहता है, तुम्हारा दोस्त टोनी स्कूल क्यों नहीं आ रहा? बिल्लू कहता है, पता नहीं, उसका फोन बंद आ रहा है। फिर वो बिल्लू के कान पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि उस एक्सीडेंट में मेरे 8 लाख वोन लग गए हैं, कह देना अपने बॉस को भरपाई कर देगा। फिर जब वो दोनों अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो टोनी को फोन करते हैं, लेकिन टोनी फोन नहीं उठाता। फिर वो सब आपस में बात करते हैं कि कहीं रॉकी मर तो नहीं गया ना, स्कूल क्यों नहीं आ रहा। लेकिन उनकी ये बात जिम सुन लेता है। फिर वो लाइन से सबको धोता है, लेकिन कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता। फिर जब बिल्लू की बारी आती है तो वो ये सब बक देता है क्योंकि वो मार नहीं खाना चाहता था। फिर वो चिंचिंचू के पास जाता है और पूछता है रॉकी कहाँ है। अब की बार चिंचिंचू उसे बता देती है कि बर्थडे वाली रात क्या हुआ था और साथ में ये भी बताती है कि रॉकी ने तुम्हें बताने से मना किया है। फिर वो अगेन रॉकी के घर पर जाता है और जब रॉकी पूछता है कि कौन है तो जिम बताता है डिलीवरी। फिर जब वो समझ जाता है कि बाहर जिम आया है तो जिम उसे दरवाजा खोलने के लिए बहाना बनाता है कि मुझे प्यास लगी है। फिर दरवाजा खोलकर रॉकी पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जिम कहता है, तुझसे मिलने आया हूँ। फिर रॉकी अपना टूटा हुआ हाथ छुपाने लगता है, लेकिन जिम उसको देख लेता है। फिर वो पूछता है, कल फाइनल एग्जाम है, स्कूल तो आएगा ना? रॉकी कहता है, हाँ आऊंगा। फिर जिम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी के पापा गुस्से में घर आते हैं और आते ही उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, 2 कौड़ी के गंदी नाली के कीड़े, मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरा नाम खराब मत करना, लेकिन तू सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे सब कुछ दिया और बदले में तुझे चुपचाप रहना था, लेकिन तुझसे इतना भी नहीं होता। अब तू फौरन जाकर जो मर्जी करना, चाहे ड्रग की ओवरडोज लेकर मर जाना, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर वो जाते जाते डैनी को कहते हैं, इस पर नजर रखना। फिर रात को टोनी गुस्से में अपने घर से जाने लगता है। डैनी जब उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसको कहता है, मेरा पीछा बंद करो, और फिर वो टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है।
फिर डैनी उस टैक्सी की फोटो खींच लेता है। फिर जब वो टैक्सी में बैठकर अपना फोन ऑन करता है तो देखता है कि उसके फोन में जिम, योंगबिन, बिल्लू और गुल्लू की कई सारी मिस कॉल आई हुई है। फिर वो जिम की भेजी हुई एक फोटो भी देखता है जिसमें लिखा था कि मेरा फोन उठा वरना तेरे दोस्तों को मार डालूंगा। उस समय जिम योंगबिन को पीट रहा था। फिर वो उसको कहता है चल टोनी को यहाँ बुला, लेकिन योंगबिन कहता है कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। तभी उसके पास टोनी का फोन आता है। जिम कहता है कहाँ है तू, आजा मिलकर ये सब खत्म करते हैं। फिर वो योंगबिन की उंगलियां तोड़ देता है और उसके चीखने की आवाज टोनी को सुनाता है। फिर टोनी मार्क के पास फोन करता है और कहता है जिम को ठिकाने लगाना है, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। इतने में जिम भी बॉक्सिंग क्लब पहुंच जाता है ताकि आज सारा मामला खत्म कर सके। दूसरी तरफ रॉकी जब पढ़ाई कर रहा था तो उसके पास चिंचिंचू का फोन आता है। वो बताती है कि जिम को सब कुछ पता चल गया है, आज वो काम पर भी नहीं आया और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, कहीं वो टोनी से मिलने तो नहीं गया। रॉकी कहता है फोन करके देखता हूँ। दूसरी तरफ जिम बॉक्सिंग क्लब के अंदर पहुंच जाता है। उस समय वहां पर पूरी की पूरी बिच्छू गैंग मौजूद थी। टोनी भी वहीं पर बैठा हुआ था। फिर टोनी उठकर जिम के सामने जाता है। जिम भी बिना डरे टोनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहिए था, उन दोनों की क्या गलती थी। देख मैं तुझे तकलीफ देने के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ, अब तू भी जाकर रॉकी से माफी मांग ले। टोनी कहता है मैं क्यों मांगूंगा उससे माफी। फिर जिम कहता है अगर तू नहीं मांगेगा तो मैं तुझसे माफी मंगवाऊंगा। फिर वो टोनी को घुमाकर एक थप्पड़ देता है। तभी मार्क कहता है जिम चल रिंग में आजा। जिम कहता है 2 मिनट रुक, पहले मैं वार्म अप तो हो लूं। फिर वो पूरी की पूरी बिच्छू गैंग को कूट देता है। मार्क कहता है इन बच्चों को क्या मार रहा है, चल अंदर आजा। फिर मार्क अपने फोन में वीडियो बनाने लगता है और कहता है दोस्तों आप सबका इंतजार खत्म हुआ। जिस लड़के से मैंने पहले एक बार फाइट हारी थी, आज फिर से मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ। अब देखो अपनी हार का बदला मैं कैसे लेता हूँ। फिर वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुल्लू दुआ मांगते हुए कहता है मार्क जीते, मार्क जीते। फिर उन दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। मार्क जिम से तगड़ा था क्योंकि वो कई सालों से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन फिर भी जिम उसको धूल चटा देता है। जिम उसको खूब मारता है, लेकिन तभी गुल्लू बदमाश उसका पैर पकड़कर उसे गिरा देता है। अब इससे पहले कि जिम खड़ा हो पाता, मार्क उसे नॉकआउट कर देता है। भले ही मार्क चीटिंग से जीता हो, लेकिन ये फाइट तो वो जीत गया था। फिर बिल्लू उसकी ये हालत देखकर उसकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है साला मुझे मार रहा था, अब आया मजा। फिर टोनी रिंग में जाता है और कहता है कि साला मुझसे माफी मंगवाना चाहता था, अब मंगवा माफी। तूने हमेशा मुझे अपना गुलाम समझा, कभी दोस्त नहीं माना। जिम कहता है दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपने अंदर झांक। ये बात सुनकर टोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो जिम को अपनी लातों से पीटने लगता है। फिर बिल्लू कहता है चलो हम भी अपना हाथ साफ कर लें। अब मामला हाथ से बाहर हो गया था, इसलिए मार्क अपने फोन की वीडियो बंद कर देता है, लेकिन वो सब मिलकर जिम को इतना पीटते हैं कि उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। इतने में वहां पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं और टोनी को आवाज लगाकर कहते हैं ये तुमने क्या किया। तभी बिल्लू चेक करके बताता है कि ये तो सांस ही नहीं ले रहा, और ये बात सुनते ही उन सब की फट जाती है। फिर सभी लोग वहां से खिसकने लगते हैं, लेकिन मिस्टर पार्क गुल्लू और बिल्लू को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों ही हो जो उसको आखिरी तक मार रहे थे, भागो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब टोनी को भी जिम की मौत का अफसोस होने लगता है और वो बार बार उसे कहता है प्लीज जिम खड़ा हो जा। फिर मिस्टर पार्क डैनी को कहते हैं इसको जल्दी से लेकर जाओ यहाँ से। फिर वहाँ से जाते जाते भी टोनी सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, क्या हुआ मेरे दोस्त को, वो उठ क्यों नहीं रहा। दूसरी तरफ रॉकी और चिंचिंचू जिम को ही ढूंढने में लगे थे। वो बार बार उसका फोन ट्राई करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता भी कैसे, बेचारा इस दुनिया से ही उड़ चुका था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं पार्क गुल्लू और बिल्लू को समझाता है कि जब पुलिस वाले तुमसे सवाल करें तो तुम उनको कहोगे कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करते करते जिम नीचे गिर गया। कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम दोनों को जेल भी हो सकती है, और हाँ जो वीडियो तुमने रिकॉर्ड की थी उसको भी डिलीट कर देना। दूसरी तरफ रॉकी अभी भी बार बार जिम के पास कॉल कर रहा था। फिर पार्क जिम के फोन से रॉकी को मैसेज करता है आई एम वर्किंग आउट, आई विल कॉल यू लेटर, और फिर वो उसका फोन वापिस उसकी पॉकेट में रख देता है। तभी जिम की बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए। कुछ देर बाद जब टोनी घर पहुंचता है तो उसके पापा फिर से उसको पीटते हैं और कहते हैं एक बार तू फिलीपींस पहुंच जाए, फिर मैं खुद ही तुझे किसी के हाथ मरवा दूंगा। मार खाते खाते भी टोनी डैनी से यही पूछता है कि क्या जिम ठीक है। फिर उसके पापा कहते हैं देखो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी क्या पूछ रहा है, दूर हो जा मेरी नजरों से गंदी नाली के कीड़े।
अगली सुबह जब रॉकी अपनी क्लास में जाता है तो देखता है कि जिम की सीट खाली पड़ी है। आज फाइनल एग्जाम था, फिर भी जिम क्लास में नहीं आया। बस यही चिंता रॉकी को खाए जा रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। फिर पेपर खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट्स को उनके फोन वापस दिए जाते हैं तो रॉकी देखता है कि उसके फोन में चिंचिंचू की कॉल आई हुई है। फिर जब वो उसको बैक कॉल करता है तो वो रॉकी को जिम के बारे में बताती है कि टोनी और उसकी बिच्छू गैंग ने जिम के साथ क्या किया। वो बताती है कि जिम इस समय हॉस्पिटल में है, लेकिन उसको होश नहीं आया। कुछ लोग आए थे वहाँ जिन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरा। उन्होंने उसकी दादी से कुछ पेपर्स पर साइन भी करवाए। फिर वो हॉस्पिटल में जिम से मिलने के लिए जाता है। चिंचिंचू और जिम की दादी उस समय वहीं पर थी। फिर जिम की ये हालत देखकर रॉकी फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जिम की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहा था। फिर रात भर वो हॉस्पिटल में ही रुकता है। चिंचिंचू कहती है तुम स्कूल जाकर अपना एग्जाम दो, मैं यहाँ रुकती हूँ। फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ पार्क टोनी को उठाने आता है और कहता है तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे पापा खुद तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे। फिर वो पूछता है क्या जिम ठीक है? पार्क कहता है अभी तक जिंदा है, और अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा ही रहे तो जैसे तुम्हारे पापा कहते हैं वैसा करो। दूसरी तरफ रॉकी योंगबिन के स्कूल में पहुंच जाता है। फिर जैसे ही योंगबिन अपनी क्लास में आता है तो रॉकी उसकी गर्दन पकड़कर टेबल पर 5-6 बार मारता है। फिर वो एक पेंसिल उठाकर उसके कंधे में दे मारता है और पूछता है बता वो तेरा फाइटर कहाँ मिलेगा? योंगबिन कहता है इस समय वो जिम में होगा। फिर रॉकी पूछता है बता वो सब उसी ने किया है ना? योंगबिन कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो उस दिन वहाँ पर था ही नहीं, ये सब कुछ टोनी ने करवाया था। फिर वो रॉकी को वो वीडियो दिखाता है जो बिल्लू ने शूट की थी। उस समय टोनी अपने पापा के साथ अपने स्कूल में ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी कार के सामने चिंचिंचू आ जाती है और वो टोनी को भला बुरा कहने लगती है। फिर टोनी के पापा कहते हैं देख रहा है ना साले कीड़े, तेरी वजह से लोग मुझे सड़कों पर रोकने लगे हैं। फिर वो गुस्से में कार से उतरकर बाहर जाता है और चिंचिंचू को कहता है ये सब तेरे आने के बाद से शुरू हुआ है, तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरी तरफ रॉकी एक डंडा लेकर मार्क की जिम में जाता है। उस समय मार्क वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जब रॉकी उस पर हमला करता है तो वो खुद को डिफेंड कर लेता है और बदले में रॉकी को ही पीटने लगता है। फिर रॉकी को जिम की दी हुई ट्रेनिंग याद आती है जो उसने पुल के नीचे रॉकी को सिखाई थी, लेकिन जो उसने सीखा था वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि मार्क रॉकी को बहुत ज्यादा मारता है। फिर रॉकी मार्क के शूज में से लेसिस निकाल लेता है और उससे मार्क का गला घोट देता है। फिर वो एक डंबल मार के मार्क की लात भी तोड़ देता है और जब वो उसकी दूसरी लात तोड़ने लगता है तो मार्क कहता है कि उसकी ये हालत मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त टोनी ने ही की है, लेकिन रॉकी फिर भी उसकी दूसरी लात तोड़ देता है। दूसरी तरफ टोनी के पापा खुद उसका एग्जाम दिलाने के लिए स्कूल में जाते हैं। अब क्योंकि वो एक मंत्री थे इसलिए स्कूल का स्टाफ उनकी जरूरत से ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता है। फिर जब टोनी अपनी क्लास में अपना पेपर देने जाता है तो देखता है कि उसके सामने वाली दोनों कुर्सियां जिन पर रॉकी और जिम बैठा करते थे खाली पड़ी हैं। लेकिन तभी वहां पर रॉकी भी आ जाता है जिसने अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा हुआ था। फिर वो गुल्लू और बिल्लू दोनों पर ही टूट पड़ता है। कुछ देर लड़ने के बाद वो उन दोनों को नॉकआउट कर देता है और फिर वो जाता है टोनी के पास। वो टोनी को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना जिम से दूर रहना। टोनी कहता है मार दे मुझे, लेकिन रॉकी बस उसको एक धक्का ही देता है। उसका दिल तो था कि वो मार मार कर टोनी का थोबड़ा सुझा दे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर जाता है। फिर टोनी रोने लग जाता है और कहता है मुझे खुद नहीं पता मैंने ये सब क्यों कर दिया। रॉकी कहता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर वो क्लास से बाहर चला जाता है। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो स्कूल स्टाफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोता हुआ विंडो का शीशा तोड़ देता है और चिल्लाकर कहता है जाने दो मुझे। फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में अपने दोस्त जिम के पास जाकर बैठ जाता है और वहीं चेयर पर ही सो जाता है। अगले दिन सुबह उसके कानों में जिम की आवाज पड़ती है, रॉकी यहाँ सोने आया है क्या? फिर वो देखता है कि उसके दोस्त को होश आ गया है। फिर जिम भी उसके चेहरे की चोटें देखकर पूछता है तू पागल है क्या? लेकिन रॉकी उसे कहता है मुझे माफ कर दे। फिर जिम उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगता है। कुछ देर बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है और रॉकी फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं असली दोस्ती। अगर जिस किसी के पास भी ऐसा दोस्त हो तो समझ लेना कि ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। टोनी के पापा उसे पढ़ने के लिए दूसरे देश में भेज देते हैं, लेकिन वहाँ भी वो अपने दोस्तों को भूल नहीं पाता। चिंचिंचू को भी महसूस हुआ कि ये सब उसी की गलती थी, इसलिए वो अचानक एक दिन वहाँ से गायब हो
गई, लेकिन जिम की दादी के पास वो कभी कभी फोन कर लेती है। रॉकी ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। टोनी के पापा ने रॉकी को जेल में भिजवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर टोनी का सच छुपाने के लिए उसको सिर्फ स्कूल से ही निकाला गया। लेकिन उन्होंने इस शहर के किसी भी स्कूल में रॉकी की एडमिशन नहीं होने दी। फिर रॉकी के मॉम डैड ने किसी दूसरे शहर के यूनजोंग हाई स्कूल में उसकी एडमिशन करवा दी। फिर स्कूल में छोड़ने के बाद उसके पापा उसे कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर जब टीचर रॉकी को उसकी क्लास में लेकर जाते हैं तो क्लास के हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि ये स्कूल तो उस स्कूल से भी खराब है। फिर वो रॉकी को पूरी क्लास के आगे इंट्रो देने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जब रॉकी अपनी पढ़ाई करने लगता है तो उस क्लास का दादा उसके पास आकर कहता है, क्यों बे चिकने, तू तो एकदम लोंडिया जैसा लगता है। फिर जब रॉकी उसको घूरने लगता है तो वो लड़का कहता है, देख तो ऐसे रहा है जैसे तू मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर वो उसका सामान भी नीचे गिरा देता है। फिर रॉकी कहता है, तेरे जैसे नमूनों को पीट कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सब बच्चों जैसी हरकतें करने से तू हीरो नहीं बन जाएगा। फिर वो अपना हथियार रेडी कर लेता है और अब आगे क्या हुआ ये सब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। दोस्तों, अंत में एक टीजर दिखाया जाता है कि कोई बंदा किसी गुंडे के पास रॉकी की सुपारी लेकर जाता है और कहता है कि इसी ने फाइटर मार्क को बुरी तरह से मारा है। इसको देखकर लगता है कि इसका नेक्स्ट सीजन जरूर आएगा और जैसे ही सेकंड सीजन आया मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जैसे ही मैं और सीरीज लेकर आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।